साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन से। साथियों मैंने आप लोगों को पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो 1 से 10 तक पढ़ाए साथियों। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से 20वें क्वेश्चन तक बात करेंगे। मैंने मतलब 10 क्वेश्चन में आप लोगों को रोज करवा रहा हूँ। इसका मतलब 10 क्वेश्चन नहीं है, वो 200 क्वेश्चन के बराबर है साथियों। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं। तो इसलिए आपको लगातार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है साथियों जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों अगर चैनल से आपने पहली बार जुड़े हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों को सम्मिलित किया गया है। तो सबको पता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो गणेश बिहारी यानी कि जी, श्याम बिहारी एस और सुखदेव बिहारी। तो सुख का क्या बन जाएगा? सुख का यहाँ पर हम लोग ए या तो सी और एच यू, तो जी एस सी। तो जी एस सी हम लोग इसको बना सकते हैं। या फिर आप इसको बना सकते हो ग स सु, ग स सु। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों ही जो है मिश्र बंधु, मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखक हैं साथियों। आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर और भी इन्होंने दिए हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। सबको पता है, जिसके 3 भाग, 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ वो 1913 में हुआ साथियों। तो हिंदी साहित्य इतिहास में मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है, नामक जो इतिहास ग्रंथ है, उसके 3 भागों का प्रकाशन तो 1913 में हुआ। और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इसका मतलब कहा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने भाग थे? 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है साथियों। ये आप लोगों के लिए वरदान साबित हो गए साथियों ये क्वेश्चन। आप लोग मन से और दिल से इन क्वेश्चनों को पढ़िए। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न के अंदर मैं आपको बताता हूँ कितने प्रश्न हो गए। साथियों सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखों में सम्मिलित जो कवि हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि मिश्र बंधु नामक लेखकों में जो कवि हैं इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह से इन 3 को दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। मिश्र बंधुओं ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद लिखा। कितने भागों में लिखा? 4 भागों में लिखा। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में प्रकाशित हुए। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का वर्णन है? कितने कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है? लगभग 5000 कवियों का। एग्जैक्ट अगर दे दे तो 4591 कवियों का किया गया। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए एक क्वेश्चन के अंदर। अगला प्रश्न आता है साथियों 12 नंबर का। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया। अब मिश्र बंधुओं ने जो रीति काल को नाम दिया है साथियों, सबको पता होना चाहिए, अलंकृत नाम दिया है, अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा है। तो देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया। साथियों मिश्र बंधुओं ने तो रीति काल को अलंकृत काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों के आधार पर रीति काल को रीति काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो रहे हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल
ने क्या कहा, कलाकाल कहा। किसको? रीतिकाल को। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है साथियों। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया। किस आधार पर दिया? रीति ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल ने क्या काल कहा? रीतिकाल को कलाकाल कहा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। रीतिकाल जो है की अवधि क्या रही? 17वीं शताब्दी, यानी कि 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रही है साथियों। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसके द्वारा कहा गया है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। याद रखना, सिद्ध सामंत युग। तो सिद्ध सामंत युग सांकृत्यायन ने कहा। तो इस तरह से याद हो जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना इसमें। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, देखो आप, यूपी पीएससी में पूछा गया है, डीएसएसबी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी 23-24, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, राजस्थान कॉलेज लेक्चर 2015, कहाँ कहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई, देखो आप लोग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। अब देखो यहाँ पर, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, ये हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस होती है। चारण काल किसने कहा आदिकाल को? जॉर्ज ग्रेशन ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। संधि और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कितनी बढ़िया बात है यार, एक क्वेश्चन के हम लोग कितनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मजा आ गया इन क्वेश्चनों को पढ़ के। तो यार, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है साथियों। याद रखना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके उत्तराखंड की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और भी हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में किसने लिखा? यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य ने। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ के द्वारा लिखा गया। तो ये बहुत सारी रचनाएं साथियों, आप लोग जो है इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए।
साथियों ये पूरी की पूरी रचनाएं आप लोग लिखिएगा और उनको याद करिएगा साथियों। एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आसानी से मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ इनको। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। देखो समस्याएं कौन सोल्व करता है? भगवान श्री राम, तो रामविलास शर्मा हो गया। उसके बाद में संवेदना का विकास, तो संवेदना का जो विकास है वो राम स्वरूप में बहुत अच्छा था। समस्याएं भगवान श्री राम ने दूर करी, भगवान श्री राम को बहुत सारी समस्याएं आई, तो राम विलास शर्मा हो गए। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का जब विकास होता है तो सुंदर हम लोग दिखते हैं। जब विकास होता है तो सुंदरता यहाँ पर होती है, सबको पता है सुंदरता होती है साथियों। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो इसको, तो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी मैंने यहाँ पर बताए हैं आप लोगों को। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में जिसने लिखा था वो थे डॉक्टर नगेंद्र साहब। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य ने लिखा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रथम भाग शीर्षक क्या रहा? तो शीर्षक रहा था हिंदी साहित्य की पीठिका। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में सेकंड पेपर में। हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है उसका प्रथम भाग का शीर्षक क्या रहा था? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका रहा था। अच्छा प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी या काशी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई तीन सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश तथा हिंदी हिंदी विश्वकोश तथा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। क्या क्या लिखा? हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक और अंतिम दो दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां और 16वां, साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित हैं। कौन कौन से खंड? पहला, दूसरा, 15वां और 16वां। पहला, दूसरा, 15, 16, इस तरह से दो दो खंड साहित्य इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है, केंद्रित हैं। एवं बीच के कुल 12 खंडों यानी कि तीसरे से 14वें में प्रत्येक सह हिंदी साहित्य के इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका और द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास रहा है। साथियों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। तो हिंदी साहित्य इतिहास में जो इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा ने जो निकाला था उसका जो प्रथम भाग रहा है, इसका जो प्रथम भाग रहा है वो हिंदी साहित्य की पीठिका और द्वितीय भाग रहा है वो हिंदी भाषा का विकास रहा है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत विकल्प चुनना है, वो ये प्रश्न हम लोग ऊपर देख चुके थे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, ये गलत है।
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो लिखा है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था साथियों। तो ये गलत है, असंगत छांटना था, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वास ने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा, तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा, बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखा, ये गलत है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा के द्वारा भी लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो जयशंकर प्रसाद इन्होंने लिखी, आधुनिक साहित्य लिखा, महाकवि सूरदास लिखा, और रस सिद्धांत लिखा, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृतियां और भी रही हैं। जयशंकर प्रसाद भी इन्होंने लिखा है, आधुनिक साहित्य लिखा, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, ये इनकी अलग ही रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। ये कथन किसका है? सबको पता होना चाहिए, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये ग्रंथ नहीं, ये जो बात कही है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, और यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला यहाँ पर बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये भी ध्यान दीजिए आप। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है, और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आसानी से याद रहने वाले नहीं है। तो प्रेरणादायक वस्तु तो किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आगे नामकरण वाली बात किसने करी अपने कथन में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे बात करते हैं, काल विभाजन काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर बनाकर करना चाहिए, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल के मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो तीन कथन बोले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन सा विवरण सही नहीं है? देखो, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं भाई आरपीएससी के अंदर भी। गार्सद ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, यार गलत है ना यार। काल क्रमानुसार तो इन्होंने किया ही नहीं है, गार्सद ताशी ने तो वर्णानुक्रम आधार पर, काल क्रमानुसार बिल्कुल नहीं था, गलत है। ये प्रश्न गलत है साथियों यहाँ पर। मतलब गार्सद ताशी ने जो लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ लिखा था सबसे पहले। देखो, सबसे पहले जो काम किया है लिखने का हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में, गार्सद ताशी ने ही किया था। और इनका जो ग्रंथ है वह इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी था, लेकिन उन्हें कालक्रम के आधार पर नहीं लिखा था साथियों। शिव सिंह सरोज में तो ये विवरण सही नहीं है, तो हम लोग इसको लगा देंगे पहला ऑप्शन। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन गार्सद ताशी का जो रहा था वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर रहा था साथियों, यह आपको पता होना चाहिए। शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया था साथियों।
तो इस तरह से ये प्रश्न अच्छा बन जाता है। हिंदी इतिहास और इतिवृत्तात्मक लेखन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न मैंने देखा है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति आप सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये उक्ति है। अच्छे से सबको पता होना चाहिए। किसने लिखी है, किसने कही? सॉरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं में मिलता है। ये उक्ति जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। मैं भी इसमें उलझ गया था यार, मैंने कि वृत्त संग्रह वाली बात तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी करी थी, लेकिन यहाँ इतिवृत्तात्मक है। इतिवृत्तात्मक वाली बात तो जो है ना, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। तो इतिवृत्तात्मक वाली बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आ जाता है। लेकिन अगर वृत्त संग्रह वाली बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। याद रखना इस बात को। परिश्रमी संकलन करता रहे हैं ये। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिएगा, इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य हांका गया। इसके प्रथम तीन भाग 1970 विक्रम संवत में और चतुर्थ भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित हैं। इसके चार भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है। गलत है। कितने कितने कितने? सबको पता है 5000 कवियों का लगभग इसमें वर्णन मिलता है, सबको पता है ये। इसके प्रथम तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, लास्ट भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन है। इसके तीन राइटर रहे हैं। तो ये जो 3000 कवियों वाली बात है, ये तो सरे से नकार दी जाती है। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। 3000 नहीं थे इसमें, लगभग 5000 थे साथियों। तो आज ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए ऑब्जेक्टिव, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं है साथियों, एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है। लगभग यहाँ पर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन के आसपास तो कर ही लिए हैं। तो इसलिए साथियों, आप कंटिन्यू बने रहिए, इस तरह की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप बोलोगे तो सर और भी इस तरह के वीडियो डालिए, थोड़े क्वेश्चन बढ़ाइए, तो मैं निश्चित रूप से बढ़ा दूंगा, लेकिन आप बोलोगे तब। तो कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कैसी लगी ये सीरीज। अगर अच्छी लगती है तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।